once again very good morning. I'm continuing this hypothesis. ठीक है, कल हमने क्लास में बात किया था hypothesis के एग्जांपल है, we have not discussed it. We have just discussed hypothesis में null hypothesis हो, ठीक है, और alternate hypothesis हो. null को mu से शो कर देते हैं, population को mu से और explain. उसके बाद हमने बात करी कि अगर हमारी null hypothesis different हो, it could be two tail, then we are not aware of the direction. When it is one tail, we are aware of the direction कि left side जाना है या right side जाना है. और ये left side और right side कहाँ जाना है? तो left side और right side जाना है normal distribution पर. ठीक है, two tail है या one tail है, किस हिसाब से area define होगा, हमने वो बात करी. हमने कहा जो हमें 5% पे लेना है या 10% पे लेना है वो हमारा रिजेक्शन एरिया होगा, बीच में सारा हमारा एक्सेप्टेंस. दिस इज एट द 5% लेवल. इज गिविंग इट के बाद हमारे हाइपोथेसिस में क्या बेसिकली प्रोसीजर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फॉर्मुलेट अ स्टेटमेंट नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस. आपको एक सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन करना है. सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब है, मैंने हाइपोथेसिस डिफाइन किया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ क्लास A and क्लास B. ठीक है, मैं दोनों का कुछ सैंपल ले रही हूँ. मैंने एक नल हाइपोथेसिस डिफाइन किया that there is no difference between the marks of class A and class B. इसी को मैं alternate hypothesis बना रही हूँ. There is a difference between marks of class A and class B. ये बता रहा है मुझे class A is equal to class B. ये hypothesis बता रहा है जो class A का मीन है, मेरे पास दोनों के सैंपल है, मैं दोनों पॉपुलेशन नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं X okay, I'm just defining it mean sample. और ये क्लास B का मीन सैंपल. ठीक है, दूसरे में मैं बात कर रही हूँ क्लास A B ग्रेटर देन क्लास B. क्लास A का जो सैंपल मीन है वो क्लास B के सैंपल मीन से ज्यादा है. तो ये कौन सा टेल है? वन टेल में लेफ्ट में जाएगा या राइट में, कोई बताएगा मुझे जो कल क्लास में था? मैंने कहा है क्लास A का मीन सैंपल B के मीन सैंपल से ज्यादा होगा. ठीक है, तो यू गेट दिस पॉइंट. हम बस यही किया है इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट. नेक्स्ट सिलेक्टिंग द सिग्निफिकेंस लेवल. यहाँ पर मैंने चूज करा जो मैं ये वन टेल टेस्ट करूंगी एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल. तो ये मेरा टेस्ट हो गया. ठीक है, वेरी गुड. तो 1% सिग्निफिकेंस लेवल ये मैंने चूज कर. अब मैं यहाँ पर 1 करूँ, 5 करूँ या 10 से ज्यादा नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आप 20% लेके चलेंगे, मतलब आप अपना एरर का एस्टिमेट 20% लेके चलेंगे. यहाँ मैंने अगर नॉट इक्वल लिखा होता, ग्रेटर की जगह मैंने लिखा होता नॉट इक्वल टू, तो मैं यहाँ ले लेती टेल टेस्ट एट 1, 5 और 10, जो भी मैंने लेवल डिफाइन. ठीक है, उसके बाद डिसाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू. अब हमें डिसाइड करना है मुझे कौन से टेस्ट अप्लाई करना. ये हमने बात नहीं करी है, तो हमने सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट पर बात करी थी कि हमें फॉर्मल स्टेटमेंट कैसे बनानी है और कैसे सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन. ठीक है, ये हमने बात करी है. इनके एग्जांपल्स की हमने अपना सिग्निफिकेंस लेवल देख लिया है. ये डिपेंड करता है 5 and 1 आपका साइज क्या है सैंपल का, कितनी ज्यादा उसमें वेरिएबिलिटी है. ठीक है, वेरिएबिलिटी का मतलब है अगर आपको लगता है सैंपल्स बहुत ज्यादा अलग हैं, ठीक है, तो आपको ये परसेंटेज ज्यादा लेना चाहिए. अगर आपको लगता है कि सैंपल में बहुत माइनर सा एरर हो सकता है,
ठीक है, तो आप 2% ले सकते हैं। अगर मैं DSA सर के मार्क्स की बात करूँ तो मैं कहूँगी मैं गलत नहीं करूँगी कि IIT यूनिवर्सिटी बच्चों का रिजल्ट यहाँ पर मेरा एरर्स की पॉसिबिलिटी सिर्फ 1% है। एक मैं एग्जाम्पल किसी ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के ले रही हूँ, पार्ट ऑफ एरिया से, तो वहाँ पर मेरी वेरिएबिलिटी 5 to 10 वेरी कर सकती है। इस बेस पर डिपेंड करता है मुझे 5 लेना है या 1 लेना है। मैक्सिमम आप 10 ले सकते हैं, बुक्स में आपको 5 और 1 ही मिलेगा। थर्ड स्टेप कम होता है कि आपको डिसाइड करना है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आपके बहुत से टेस्ट अवेलेबल, जैसे टी है, एफ है, साई है, नॉर्मल है। अभी किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके डाटा पर। ठीक है, अगर डाटा में स्क्यूनेस ज्यादा है, मतलब ये जो ग्राफ है आपके वो एक साइड पर नहीं जा रहे हैं, ये जो ग्राफ है आपका इसका मीन यहाँ नहीं जा रहा है, ये या तो लेफ्ट स्क्यूड है या ये राइट स्क्यूड है, जैसा हमने बात करी थी आपकी। जस्ट अ सेकंड। अगर मेरा डाटा ऐसे शेप में जा रहा है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, मीन यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे, मीन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये डाटा सारा इस साइड को है, लेफ्ट को, या मीन यहाँ पर है, ये सारा डाटा राइट की साइड को जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो फिर भी डाटा ऊपर और नीचे हो गया, बट एटलीस्ट द मीन है। अगर ऐसा कोई डाटा है जहाँ पर आपको डिफाइन ना हो सके कि लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, उस बेस पर हमारे डिपेंड करना हमें कौन सा टेस्ट यूज करना है। आज आपकी लैब मॉडल पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है, मैम ने लैब मॉडल में ये भी डाल दिया केस आपके से वाइवा में पूछा जा सके कौन सी कंडीशन में आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। आप अगर अपनी लैब एक्सरसाइज मॉड्यूल्स में देखेंगे, सो वी हैव विद अस योर एनेक्शर्स डिफाइन किया हुआ है मैम ने। तो एनेक्शर्स में आपको कौन सा, अभी तो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको कौन सा डाटा कहाँ यूज करना चाहिए, कौन सा वेरिएबल, उसका क्या पर्पस है, वो सारा हमें डिफाइन करते हैं। सो इट वुड बी वेरी मच दैट पॉइंट ऑफ योर वाइवा। ठीक है, और 8 सॉरी टू कमिंग टू द लैब, आपके 8 मॉड्यूल्स हैं, 10 हमने 2 मॉड्यूल्स कट कर दिए, तो जितने मॉड्यूल्स और एनेक्शर्स आ चुके हैं आपको वही कंप्लीट करने हैं अपनी पार्ट। कमिंग बैक टू दिस, अब ये जो हमारे वेरिएबिलिटी है, नॉर्मल है, टी है, बाइनोमियल है, की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डाटा यूज करना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है डाटा एवरेज में लेफ्ट और राइट में। टी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब आपके पास दो डाटा हो जिनके मीन्स कंपेयर करना। बाइनोमियल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ दो, और पाई स्क्वायर जब आपको किसी भी चीज की एसोसिएशन देखनी होती है जिसमें एक कैटेगोरिकल डाटा होता है, जैसे मुझे चित्र के बेस पर देना है कि यूनिवर्सिटी में क्या मुझे आप लोग की काउंसलिंग सेशन सेटिस्फेक्शन देखी, तो वो सारा उसमें हम जिसमें एक डाटा आपका नॉमिनल या ऑर्डिनल होगा और दूसरा डाटा स्केल होता है, वहां पर हम आई स्टूडेंट है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, उसके बाद आपको डिफाइन करना है आपकी सैंपल मीन की क्रिटिकल वैल्यू। कल हमने बात करी थी, जब हम ये कैलकुलेट करेंगे हम इसको कंपेयर करेंगे आपकी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द डायग्राम। मतलब आपको डिफाइन करना है, अगर आपको Z टेस्ट यूज करना है तो आप Z का फॉर्मूला लेंगे, अगर आपको T टेस्ट यूज करना है तो आपको T का फॉर्मूला लेना है, और आपको उसको कंपेयर करना है नॉर्मल ग्राफ की वैल्यू से, विच इज लाइक दिस, जो हमने यहाँ डिफाइन करी कि 45 से कंपेयर करेंगे, यहाँ भी 45 से कंपेयर करेंगे, या 475 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। फॉर्मूले से आ जाएगी आपकी से आ जाएगी आपकी क्वेश्चन, उसमें के पास कुछ वेरिएबल्स होंगे, यू वांट सैंपल मीन्स, तो आप डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन मीन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है,
अब जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ये वाला, ठीक है, मैंने यहाँ लिया सैंपल मीन, तो मेरे पास यहाँ पॉपुलेशन का मीन नहीं होगा, मेरे पास 2 सैंपल मीन जो है जिसको मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, जिसमें मेरे पास फॉर्मूला होगा x1 माइनस x2, ठीक है। रेदर देन पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के डिफरेंस के मैं डिफाइन करूंगी दोनों सैंपल मीन का डिफरेंस। मूविंग फॉरवर्ड, देन वी कैलकुलेट द वैल्यू, उसको हम टेबल में लोकेट करेंगे, कहाँ वो वैल्यू आ रही है उसको कंपेयर करेंगे, वी विल फाइंड हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या तो है, वो वैल्यू हमारे क्रिटिकल वैल्यू के अंदर आ जाए तो एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड, ठीक है। दिस इज आल्सो बीइंग डिफाइंड इन द फ्लो चार्ट कि आपको 1 बाय 1 क्या करना है, अगर वो वैल्यू किस हिसाब से आ रही है तो रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एरर इट वुड बी, वो आपका टाइप 1 एरर है या टाइप 2 है। नाउ द थिंग्स कम्स, हमें किस बेस पर, जो हम अभी बात कर रहे थे कि हमें किस बेस पर डिफाइन करना है कि हमारे कौन से टेस्ट अप्लाई होंगे। देखिए हाइपोथेसिस में 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, वन इज योर पैरामीट्रिक, अनदर इज योर नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है। पैरामीट्रिक का मतलब है जो जनरली वर्क करती है मीट्रिक डाटा, नॉन पैरामीट्रिक का मतलब है जो वर्क करती है नॉन मीट्रिक डाटा। अब आपके मीट्रिक और नॉन मीट्रिक डाटा कौन से होते हैं, हमारे पास एक बेसिक है मीट्रिक और नॉन मीट्रिक में। मीट्रिक में आपके पास होते हैं रेशो एंड इंटरवल, इफ यू कुड रिमेम्बर हमने शुरू में ये बात करी थी, और नॉन मीट्रिक में हमारे पास होते हैं नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, हमें पैरामीट्रिक टेस्ट में ये भी चेक करना होता है कि उसकी जो सैंपल की पॉपुलेशन है वो नॉर्मल पॉपुलेशन है या नहीं है, सैंपल साइज क्या है, क्या वो ये पैरामीटर्स मीन टाइम्स वाले फॉलो कर पा रही है या नहीं। दूसरा, कोई भी असम्पशन नहीं होती, आप उस पर चुप करके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगा, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगता है, और पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए आपको इंटरनल चाहिए थी रेशो ओवर कॉस्ट पर। अब ये जो assumptions हैं, yeah, assumptions are here also, you can see assumptions define करें, first the data must be normally distributed। normally distributed का मतलब है आपने जहां से डाटा लिया है, मतलब हर किसी में, अगर मैं क्लास की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो उसमें एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, ब्रिलियंट भी हैं और लो एवरेज भी, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ वो डाटा ले रही हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुड स्टूडेंट्स हैं, अबव एवरेज, या मैं ऐसा डाटा ले रही हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो डाटा में जो रिस्पॉन्सेज आएंगे मार्क्स के वो स्कैटर होंगे। मुझे ऐसा चाहिए देयर मस्ट बी मिक्स ऑफ सारी चीजें पूरी की पूरी हर जगह स्कैटर्ड, ऐसा नहीं कि एक जगह डिफाइन या राइट में या लेफ्ट में ना हो, मीन के आसपास, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब है जब हम मीन कंपेयर करते हैं तो हमें मान के चलना होता है कि इनमें वेरिएंस बहुत कम, ऐसा नहीं कि क्लास में 10 बच्चों के लो हैं और बाकी बच्चों की 60 में से 60 हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएंस होता है। 60 और 0 का वेरिएंस ऑलमोस्ट 60 का है, 100% का, ठीक है। आपके डाटा में वेरिएंस कम होना चाहिए और वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। डाटा इंटरवल होना चाहिए, दैट इज रेशो, मतलब इंटरवल स्केल का हो या रेशो का हो, इंडिपेंडेंट हो, मतलब डाटा मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, आपके जितनी स्टेटमेंट्स है एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो, कोई किसी पे डिपेंड ना करे। इंग्लिश के मार्क्स हिंदी पर डिपेंड ना कर रहे हो, रिसर्च मेथोलॉजी के मार्क्स आपके डिजिटल मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स से इंटरलेटेड ना हो, ऐसे आपके डाटा में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे आपस में इंडिपेंडेंट, इनमें से कोई भी assumption फुलफिल नहीं होती है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा नॉन मीट्रिक टेस्ट, where the assumption fails you need to use non parametric, और अगर नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा चेक मत करिए कि assumption फुलफिल हो भी रही है या नहीं, जस्ट अप्लाई नॉन पैरामीट्रिक। अब आपके सिलेबस में पैरामीट्रिक में डिफाइन कर रखे हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक है आपका 1 सैंपल टेस्ट और एक है आपका 2 सैंपल।
वन सैंपल टेस्ट का मतलब मान लीजिए मुझे मार्क्स लेने कंपेयर करने हैं मार्क्स के लास्ट ईयर 2019 वालों का आरएम का क्या रिजल्ट आया और आप लोगों का क्या रिजल्ट आया, मुझे ये कंपेयर करना है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बी सेक्शन के मार्क्स कर दिए या ईयर ऑफ वन टू सैंपल का मतलब है दो क्लासेस के सैंपल की उसमें भी दो बातें हैं, क्या वो सैंपल इंडिपेंडेंट है और क्या वो डिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का सैंपल का मतलब है मैंने दो अलग अलग क्लासेस के सैंपल उठाए, मैंने उठाए बी का अलग और सी का अलग, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ। ठीक है, डिपेंडेंट सैंपल का मतलब है मैंने एक ही क्लास के दो सैंपल, मतलब आधे बच्चों के पीछे ही और आधे बच्चों के अनदर प्लेयर इन द बी क्लास होती, तब वो होते हैं आपके डिपेंडेंट। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जब आप कोई कोविड टेस्ट की मेजर्स की बात करें, जब आप किसी वैक्सीनेशन को चेक करने की बात करते हैं, तो मुझे क्या करना होता है, पहले मुझे फर्स्ट वैक्सीनेशन रिपोर्ट के रिजल्ट्स देखने होते हैं, फिर मुझे उसी सैंपल पे सेकंड वैक्सीनेशन रिपोर्ट के रिजल्ट्स देखने होते हैं। इस केस में हम डिपेंडेंट सैंपल्स का यूज करते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मुझे रिजल्ट देखने फर्स्ट वैक्सीनेशन का पूरे इंडिया पे क्या इफेक्ट है। मैंने एक सैंपल नॉर्थ दिल्ली से ले लिया, एक सैंपल मैंने साउथ दिल्ली से ले लिया, या एक सैंपल मैंने इंडिया से ले लिया, एक सैंपल मैंने अमेरिका से ले लिया, आई एम टेकिंग ओवरऑल। तो ये हो गए आपकी इंडिपेंडेंट paired or independent sample. The same samples have been placed in the same group, or the two groups have been one group has been divided into two further groups. नहीं चलाए तो मैंने यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, then I will move forward. Okay, कुछ रिपीट करना हो तो भी just interrupt me in between. ठीक है, one sample टेस्ट और टू सैंपल टेस्ट को डिफाइन करते हैं, इनका नाम है टी टेस्ट। ये आपका वन सैंपल टी टेस्ट, ये है आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेयर्ड और डिपेंडेंट सैंपल। दूसरा है आपके पास जेड टेस्ट। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखेंगे, आपके पास दो टेस्ट हैं जो दोनों एक ही चीज को मेजर करते हैं। टी टेस्ट आपके पॉपुलेशन और सैंपल या दो सैंपल के मीन को कंपेयर करता है। ठीक है, और अगर आपका सैंपल साइज लेस देन 30 है तो प्रेफरेबली आपको टी टेस्ट यूज करना चाहिए। दूसरा आपका जेड टेस्ट है, वो भी आपके पॉपुलेशन और सैंपल या टू सैंपल्स को कंपेयर करता है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस है आपका यहाँ पर n का साइज डिफर होता है, पर n का साइज ग्रेटर देन 30। कई बच्चे पूछते हैं इक्वल टू में क्या यूज करें, सब कुछ आप चाहे तो इक्वल टू में 30 यूज कर लीजिए, आप चाहे इक्वल टू में जेड टेस्ट यूज कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको मीन लार्जर सैंपल का चेक करना है तो आप जेड टेस्ट लगाएंगे। दूसरा, अगर आपको मीन के साथ साथ आपको टू सैंपल का वेरिएंस कंपेयर करना है तो भी आप जेड टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, और जेड की वैल्यू यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे, T is for the mean or the small sample, L is for the mean as well as variance, but for the larger samples, preferably T is used when there are paired samples or independent samples, but Z is used when there would be variance analysis or variance comparison. Coming to your Z,
Z में आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। आप इसमें चेक करते हैं डिफरेंट सैंपल का प्रोपोर्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल व्हेन n हैपेंस टू बी लार्ज। आप चेक करते हैं उन प्रोपोर्शंस के वेरिएंस को, कोरिलेशन को, ठीक है, जब आपका सैंपल साइज ज्यादा होता है। But in the significance of difference between mean of two independent samples in case of large samples or when variance population variance is known, जहां पर आपको population का variance known हो। टी टेस्ट में variance known होना जरूरी नहीं होता है। Z टेस्ट ज्यादा यूज होता है। SPSS में बात करें Z और T में, हम पेयर नहीं समझ आया, ओके पेयर रिपीट कर रही हूँ। Z में अभी मैं बात कर रही थी, Z में और T में क्या फर्क होता है। आपके SPSS जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड है वो जनरली क्या करते हैं, आप किसी सैंपल पे T भी लगा देंगे, Z भी लगा देंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ वो सैंपल क्या वो डिफाइन नहीं करते, क्योंकि वो सैंपल्स को बियॉन्ड करके डिफाइन करते हैं। अगर आप थ्योरेटिकल एक्सेल में या फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो आपको Z करना होगा। मैं एक बार पेयर्ड की बात कर रही हूँ, तब हम Z पे वापस आएंगे। पेयर्ड और डिपेंडेंट सैंपल्स का मतलब है ऐसे सैंपल जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट। मतलब मैंने क्लास के मार्क्स लिए, मैंने दो सैंपल लिए, बी क्लास के मार्क्स और सी क्लास के मार्क्स, ये तो हो गए इंडिपेंडेंट। इन दोनों के मार्क्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। बी की क्लासेस अलग चल रही है, सी की क्लासेस अलग चल रही है, ये कंबाइंड क्लास को छोड़ दें, और किसी का अपना एनवायरमेंट है। पेयर्ड सैंपल टेस्ट का मतलब है मैं ले रही हूँ बी सेक्शन के ही दो बच्चों के मार्क्स अलग अलग और फिर मैं कंपेयर कर रही हूँ। मैंने बी सेक्शन के 5 बच्चों के मार्क्स ले लिए और मैंने बी के ही अनदर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लिए और मैं कंपेयर करती हूँ क्या वो टोटल मार्क्स के आसपास है। हम ये क्या कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं क्या बच्चों के मार्क्स सेम है। मान लीजिए पूरे क्लास के एवरेज मार्क्स 22 आ रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 60 आरएम में एवरेज मार्क्स 22 आ रहे हैं। अब इसमें किसी के बच्चे के मार्क्स 0 भी थे, किसी के 12 भी थे, किसी के 8 भी थे और किसी के 54 भी थे, किसी के 58। एवरेज आ गया 22। मैंने क्या किया, चेक किया क्या सैंपल एवरेज भी सेम है। मैंने क्या किया, आपकी क्लास के फर्स्ट 5 स्टूडेंट रोल नंबर के हिसाब से फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स पिक कर लिए और लास्ट 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स पिक कर लिए। मैंने देखा क्या उनका एवरेज सेम है, हो सकता है उनका एवरेज किसी का 20 आ रहा और किसी का 40 आ रहा, ठीक है। तो जब हम ये चेक करते हैं एक ही सैंपल से हम दो सैंपल निकाल लेते हैं, एक ही क्लास और एक ही पॉपुलेशन से मैं दो सैंपल निकाल लूं तो उन्हें हम पेयर्ड टी टेस्ट कहते हैं। इंडिपेंडेंट में वो सैंपल अलग अलग क्लासेस से हो सकते हैं और उसमें एक के मार्क्स का दूसरे मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उसकी क्लासेस अलग अलग चल रही हैं। स्टिल डाउट लेट मी नो, मैं रिपीट कर दूं एक बार और। उसके बाद मैंने बात करी है टी में साइज और सैंपल की। सैंपल कम हो तो टी, जेड हो तो ज्यादा। एचपीएसएस तो टी और जेड में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे टी लगना है जेड लगना है, चाहे टी लगा दीजिए, प्रेफरेबली उसमें जेड लगाया जाता है। अगर टेस्ट में इंडिपेंडेंट और पेयर्ड की बात हो तो टी लगा देते हैं, 1 सैंपल की बात हो, 2 सैंपल की बात हो, 3 सैंपल की बात हो, जर्नल एफ या जेड लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद टी टेस्ट वही फाइंड किया हुआ है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए आपको क्या चेक करना है और डिपेंडेंट के लिए। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू योर पाई एंड एफ। पाई को इस सिंबल से डिफाइन करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो यू नीड टू कैलकुलेट द टाइप। टाइप होता है आपको चेक करना होता है सैंपल वेरिएंस में डिफरेंस। पाई उन केसेस में यूज होता है जहां पर आपका नॉमिनल डाटा होता है, आपके पास एक नॉमिनल हो या ऑर्डिनल हो और अनदर वेरिएबल स्केल और रेशो हो। जितने भी केसेस में हम क्रॉस स्टेप बना सकते हैं, मतलब कैटेगरी डिफाइन करते हैं, उन सब में काई स्क्वायर लगता है। इसलिए एचपीएसएस ने क्रॉस स्टेप में ही काई स्क्वायर दिया होता है, कहीं अलग जाके नहीं दिया होता। मतलब जहां भी चीजों को आपको क्रॉस स्टेप मतलब कैटेगोरिकली डिफाइन करना होता है कि इसकी इतने परसेंटेज है, इसके इतने परसेंटेज है, तो वहां पर काई स्क्वायर टेस्ट क्रॉस स्टेप बता देते हैं कि इसके इतने परसेंटेज है। काई स्क्वायर आपको बताता है क्या इन परसेंटेज का, इन वैल्यूज का आपस में कोई रिलेशन है, कोई एसोसिएशन है। तो राइट टर्म यूज इज एसोसिएशन फॉर द काई स्क्वायर।
नेक्स्ट है आपका एफ टेस्ट। एफ टेस्ट और एनोवा वन एंड सेम थिंग है। कहीं एनोवा लिखा हुआ है तो वो एफ वैल्यू को यूज करता है, एफ टेस्ट है तो वो एनोवा के थ्रू ही रन। ठीक है, एफ वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए होता है दो चीजों का वेरिएंस। अब यहाँ पर z क्यों नहीं यूज हो रहा, यहाँ पर t क्यों नहीं यूज हो रहा? f आपका जनरली उन केसेस में यूज होता है जहां पर आपका वेरिएबल्स के बीच में बहुत हाईली कोरिलेशन होता है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में और पेयर सैंपल टी टेस्ट में कोरिलेशन चेक नहीं होता है। सिर्फ आप देखते हैं द डाटा मस्ट बी इंडिपेंडेंट, वेरिएबल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जहां फिगर्स एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, मैं एग्रीकल्चर के आउटपुट की बात करूं, एग्रीकल्चर का आउटपुट किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा? एग्रीकल्चर का आउटपुट डिपेंड करेगा इरिगेशन पर, सीड्स पर, आपकी फर्टिलाइजर पर। ठीक है, अब ये सारे इंटर रिलेटेड है। फर्टिलाइजर नहीं हो, खाली सीड हो तो भी एग्रीकल्चर नहीं होगा। अगर हम ऐसे आइटम्स की बात कर रहे हैं जो आपस में भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड, अगर पानी खाद डाल दी उसको पानी नहीं डाला तो भी आउटपुट नहीं होगा, तो ऐसे केसेस में एफ टेस्ट यूज होता है रेदर देन जेड। इन द सिंपल टर्म, जब भी स्मॉल सैंपल्स और लार्ज सैंपल्स में मीन यूज करना हो तो सेट और टी, अदरवाइज एफ टेस्ट होता है। गाइस, जो ओनली एंड ओनली कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए। दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। इसमें किसी को डाउट है तो बता दीजिए मुझे, कोई रिपीट करना है इसमें तो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आपके हाइपोथेसिस में। अगर आपको इन्हीं बातों को डिटेल में पढ़ना है, यू कैन गो फॉर दिस नोट्स आई विल बी शेयरिंग टू यू टुडे ओनली। ठीक है, आपके पास मीन, मोड, मीडियन के बारे में बताया हुआ है, रेंजेस, ये सारा आपको थ्योरेटिकली लिखना होगा। तो आपने रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ठीक है, ये सिमेट्री है, ये स्क्यूड है जो हम बात कर रहे थे, ये सारा आपका आएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वर्क कंसर्निंग ऑफ टेस्ट कंसर्निंग। यहाँ आपका हाइपोथेसिस जो हमने बात कर ली है, इसमें जो रह गया है दिस इज हियर क्लासिफिकेशन। यहाँ देखिए, हाइपोथेसिस टेस्ट हमें डिफाइन करने को डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, मीन के बेस पर, प्रोपोर्शन के बेस पर, मीडियन और रैंक के बेस पर। एसोसिएशन के बेस पर है तो काय, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर है तो आप चेक करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट, जेड टेस्ट। मीन के बेस पर आप कहेंगे टी और जेड, प्रोपोर्शन के बेस पर आप करेंगे एफ और जेड, मीडियन और रैंकिंग के बेस पर आप कहेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जैसे मीडियन, आप क्रॉस स्टेप्स यूज कर सकते हैं, आप उसमें मीन, मोड, मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिटेल में दिया हुआ है, आप लोगों को सारा थ्योरेटिकल एक बार पढ़ लेना, ताकि मैं कल क्लास में, जब भी आपकी मंडे को होगी, कल मुझे लैब ही लेनी है, तो विल डिस्कस दिस फॉर्मूलाज कि इनकी क्या कैलकुलेशन है और क्या वैल्यूज उनमें होगा। ठीक है, अब मैं आई हूँ आपको थोड़ा सा लैब का बता दूं, आप कर पाए आज तो। वन मॉर्निंग आप लोगों के वाइवास ऑनवर्ड शेड्यूल है, मोस्ट प्रोबब्ली बी सेक्शन का ट्यूसडे है, 1 घंटे है, देन थर्सडे, फ्राइडे का शायद सी का है। ठीक है, जो भी है वो शेयर कर देंगे इसी वीक में। तो बी रेडी बाय ट्यूसडे, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स किसी का भी हो सकता है जिस दिन आपका दूसरा नहीं हो रहा हो। आप कुछ पूछ रहे हैं टाइप स्क्वायर का, या आपने ऐसे ही डाली? लैब एक्सरसाइज और हमने कल डिस्कस कर ली थी।
उसके बाद है लैब एक्सरसाइज 5। ठीक है, आपके लैब एक्सरसाइज 5 में आपको चेक करना है, ये आपको वेरिएबल्स दिए हुए हैं जिस पर आपको चेक करना है by the time taken by the employees of beginner intermediate advanced course is significant or not। बेसिकली इसमें टी टेस्ट अप्लाई करना है। आप लोगों के ये टेस्ट नहीं होंगे, कल तक आप कोशिश करना इन वेरिएबल फीडिंग में, लैब एक्सरसाइज 5 में। देन कम्स लैब एक्सरसाइज 6, तो आपको टेबल दी हुई है। ठीक है, स्लीप आवर्स कैसे डिफाइन करने, टेस्ट जो लगाने हैं वो मैं आपको कल लैब में बता दूंगी। देन 7 में भी सेम, आपको डाटा फीडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप चेक कर लेंगे। तो स्टेप से आपको वो टेस्ट भी लगाने आ जाएंगे बट उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। ठीक है, आपके पास मॉड्यूल्स गिवन है, वो चेक कर लेना और थोड़ा सा एनेक्सर 2 को अच्छे से पढ़ लेना। 4 कल क्लास में हो गया था, 5, 6, 7, 8। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपके 8 मॉड्यूल्स ही हैं। तो जितने भी आपके 8 मॉड्यूल्स हैं, जिसका नहीं हुआ है डाटा फीडिंग कर लीजिए। 5 to 8 की इंटरप्रिटेशन हम कल क्लास में कर लेंगे ताकि मंडे तक आपकी फाइल्स रेडी हो जाए और मंडे तक आपका थ्योरी वाला सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्यूसडे को आपका इंटरनल वाइवा है, मे बी फॉर द क्लासेस इट वुड डेविएट, किसी का ट्यूसडे होगा, किसी का वेडनेसडे, किसी का थर्सडे या फ्राइडे। ठीक है, इन द कमिंग वीक। मंडे कोई शेड्यूल नहीं किया है। ठीक है, कि अगर आपको कुछ भी कल के बाद पूछना हो, कुछ आपका रह जाए तो वो आपका मंडे डिस्कटेंसी हो। उसके बाद मुश्किल है कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर पाऊँ। इसमें किसी को कुछ पूछना तो बताइए, अदरवाइज आई एम कमिंग टू द अटेंडेंस। फॉर्मल्स में आएंगे तो अच्छी बात है, फाइनल वाइवा में तो फॉर्मल्स में ही आना है। ठीक है, बाकी आप लोग जब भी आ रहे हैं मंडे तक सॉफ्ट कॉपी चेक होगी। जिस दिन जिसका वाइवा होगा स्केड्यूल, आपको अपनी स्पाइरल हार्ड कॉपी लानी है एंड मेक श्योर फोन साइज सब कुछ सेम हो, टाइम रोमन में हो। ठीक है, एक चीज और, मैम ने आपके साथ, आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, यस विजिबल है। यहाँ लैब एक्सरसाइज में तो आपके पास क्वेश्चन दिए, मॉड्यूल्स में मैम ने फ्रंट पेजेस भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है और लास्ट में नेक्स्ट आए। ठीक है, फ्रंट पेजेस मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड मेक श्योर जिसके भी कॉपीड होंगे उसकी मार्क्स कैसे ही लगेंगे। तो काइंडली डोंट कॉपी, इट वुड बी नोटेड कि आपने क्या यूज किया और क्या कॉपी